मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दलारी ने कहा, खाना खा लो, लाला जी का फोन आया था कि वो जरा देर से आएंगे और खाना बाहर ही खाएंगे। नौकर ने खाना लगा दिया। दलारी और इमरान खाने की मेज पर बैठ गए। वो कहने लगी, मैं सुबह भद्रकाली देवी के दर्शनों को जा रही हूँ। मैंने तुम्हें हिंदू जाहिर किया है, इस नाते से तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना होगा। क्या तुम चलोगे? इमरान ने कहा, मैं चलूंगा, मगर किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, न पूजा पाठ में हिस्सा लूंगा। दलारी बोली, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। तुम मंदिर के बाहर तालाब वाली मुड़ी में बैठना, मैं मंदिर में अकेली जाकर पूजा पाठ करूंगी। खबरदार, वहां किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। भद्रकाली के मंदिर में और मंदिर के आसपास के इलाके में किसी मुसलमान को जाने की इजाजत नहीं है। वहां के लोगों को अगर मालूम हो जाए कि कोई मुसलमान वहां आया हुआ है तो वो सब उसे मिलकर हलाक कर डालते हैं। अगर तुम्हारा मेरे साथ जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ ना ले जाती। इमरान ने कहा, इसकी तुम कोई फिक्र न करो, मेरे मुसलमान होने का वहां किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरे दिन दलारी ने इमरान को साथ लिया और लाला टेकम चंद की जीप में बैठकर भद्रकाली के मंदिर की तरफ रवाना हो गई। दलारी का बूढ़ा आशिकजार लाला टेकम चंद रात देर से आया था। जब वो मंदिर की तरफ रवाना हुए तो वो बेसुध होकर सो रहा था। चंदनपुर में पहुंचने के बाद इमरान ने लाला जी से बातों ही बातों में ये मालूम कर लिया था कि अम्युनिशन स्टोर करने वाला गोदाम बिल्कुल तैयार हो चुका है, मगर अग्नि मिसाइलों की खेप 2-3 दिन के बाद वहां पहुंचेगी। अब ये 2-3 दिन इमरान को दलारी और लाला टेकम चंद के साथ चंदनपुर वाले बंगले में ही गुजारने थे। लाला टेकम चंद सुबह को अपनी गाड़ी में निकल जाता और रात को वापस आता था। कलकत्ता में उसके दफ्तर की बड़ी शाख भी थी। भद्रकाली का मंदिर, जैसा कि दलारी ने इमरान को बताया था, कि चंदनपुर से 2-2.5 मील के फासले पर एक जंगल में था। दलारी के कहने पर इमरान ने अपने माथे पर हिंदुओं वाला तिलक का टीका लगवा लिया था। जीप दलारी खुद ड्राइव कर रही थी। अपने चंदनपुर वाले बंगले से निकलने के 10-15 मिनट बाद वो बांसों के एक घने जंगल में दाखिल हो गए। बांस के दरख्तों के दरमियान एक तंग सा रास्ता बना दिया गया था। भद्रकाली के दर्शनों को जाने वाले हिंदू इसी रास्ते से होकर जाते थे। बांसों की शाखें सारे रास्ते पर झुकी हुई थी। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ रही थी, जंगल घना होता जा रहा था। रास्ता गैर हमवार था। दलारी जीप को आहिस्ता चला रही थी। उसने अपने साथ एक टोकरी रख ली थी जिसमें देवी की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए फूल और कुछ फल वगैरह थे। स्नान करके उसने माथे पर तिलक लगाया और प्याजी रंग की सादा सी साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल प्याजी रंग के रिबन में बंधे हुए थे। उसकी साड़ी में से फ्रांसीसी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। बांसों के झुंड खत्म हो गए। आगे जंगल जरा खुला हो गया। यहाँ भी एक तंग रास्ता झाड़ियों और देवदार और नारियल के दरख्तों में बना हुआ था। यहाँ कुछ औरतें मिली जो देवी के दर्शनों को जा रही थीं। दलारी ने कहा, देवी जी का मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है। कुछ देर के बाद जीप एक तालाब के करीब से मोड़ घूमी तो इमरान को सामने दरख्तों के दरमियान ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ एक मखरूती मीनार वाला मंदिर नजर आया, जिस पर जर्द रंग का झंडा लगा हुआ था। पूजा करने वाले हिंदू मर्द और औरतें काफी तादाद में थीं। दलारी ने एक तरफ दरख्तों में जीप खड़ी कर दी और इमरान से कहा, वो सामने तालाब है, उसकी दूसरी जानिब एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। ये एक जोगन की मुड़ी है, तुम वहां जाकर बैठ जाओ। मैं पूजा पाठ से फारिग होकर तुम्हें वहीं आकर मिलूंगी। कोई पूछे तो कह देना कि तुम देवी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ जोगन की मुड़ी पर शरदा के फूल चढ़ाने आए थे। दलारी ने टोकरी में से गेंदे के फूलों का एक हार निकाल कर इमरान को दिया और कहा, यह हार जोगन की मुड़ी पर चढ़ा देना। दलारी मंदिर की तरफ चल दी। इमरान हार लेकर तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब खाली पड़ा था। दूसरे किनारे पर एक छोटा सा चबूतरा था। इमरान चबूतरे पर चढ़ गया। चबूतरे के वस्त में एक छोटे से मखरूती मीनार वाली मुड़ी बनी हुई थी। उसके अंदर एक बुझा हुआ दीवा और कुछ बासी फूल पड़े थे। इमरान ने गेंदे का हार मुड़ी के ऊपर डाला और एक तरफ होकर बैठ गया। उसके सामने की जानिब जंगल था। मंदिर की तरफ से घंटियों और भजन कीर्तन की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। सामने वाले जंगल के किसी दरख्त पर कोई परिंदा बोल रहा था। इमरान अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। 2-3 दिन के बाद चंदनपुर वाले खुफिया फौजी गोदाम में अग्नि मिसाइलों की खेप पहुंचने वाली थी। इन मिसाइलों को तबाह करना इतना आसान काम नहीं था, जबकि इमरान अकेला था और उसके पास मिसाइलों के स्टोर को तबाह करने के वसाइल भी नहीं थे। उसे यह भी मालूम था कि इन मिसाइलों की हिफाजत के लिए फौज ने सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम कर रखे होंगे और गोदाम के इर्द गिर्द कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस टारगेट को उड़ाना बेहद जरूरी भी था। इमरान को इतनी मोहलत भी नहीं मिली थी कि वो दिल्ली या बंबई जाकर हाजी साहिब या स्टार सेठ से ये मालूम कर सकता कि अगर कलकत्ते में अपना कोई मुजाहिद खुफिया तौर पर काम कर रहा हो तो उसका पता क्या है और वो किस जगह मिलेगा।
इमरान जानता था कि अपने आदमी भारत के तकरीबन हर बड़े शहर में ज़ेर ज़मीन काम कर रहे हैं। अगर उसे कोई ऐसा मुजाहिद मिल जाता तो वो उससे इस मिशन में काम आने वाला कुछ असलहा हासिल कर सकता था, मगर ऐसा ना हो सका। और अब वो इसी हालत में इतने अहम मिशन पर आया हुआ था कि उसके पास पिस्तौल तो दूर की बात है, कमांडो चाकू तक नहीं था। जबकि इस मिशन के लिए उसे इंतहाई ताकतवर टाइम बमों की जरूरत थी। वो बिल्कुल खाली हाथ था। वो इस अंदाज से सोचने लगा कि अगर एक कमांडो को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तरबियत के दौरान उन्हें इस किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए कुछ तरीके बताए गए थे जो इमरान को याद थे। अब उसे इन्हीं तरीकों में से किसी एक पर अमल करके अग्नि मिसाइलों को उड़ाना था। लेकिन ये तरीके ऐसे गैर साइंसी किस्म के थे जैसे कोई डांग सोटे से शेर को मारने के लिए जंगल में निकल आए। लेकिन एक बात जरूर थी, किसी आम दलेर आदमी और एक कमांडो में फर्क जरूर होता है। जब एक कमांडो डांग सोटा लेकर शेर को हलाक करने के इरादे से निकलता है तो वो या तो खुद मर जाता है और या शेर को मार डालता है। नाकाम कभी वापस नहीं आता। गौर करते करते इमरान ने एक तरीका सोच लिया था। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, एक साधु चबूतरे पर चढ़कर जोगन की मुड़ी की तरफ आ रहा था। इमरान मुड़ी से 2-4 कदम हट कर बैठा था। साधु का सर मड़ा हुआ था, दाढ़ी के बाल सीने पर फैले हुए थे। जिस्म पर घुटनों से ऊपर तक सिर्फ एक तहमद बना हुआ था। हाथ में त्रिशूल था, कंधे से एक गोली लटक रही थी। माथे पर सिंदवर की 4-5 लकीरें बनी हुई थी। जोगन की मुड़ी के करीब आकर वो रुक गया। उसने भरपूर नजर से इमरान को देखा। इमरान मसलत से काम लेते हुए उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। उसने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, कल्याण हो बालिके, तेरा कल्याण हो। इसके बाद साधु जोगन की मुड़ी के सामने आलती पालती मार कर बैठ गया और आंखें बंद करके धीमी आवाज में अश्लोक गुनगुनाने लगा। इमरान जरा परे हटकर चबूतरे की मंडीर पर बैठ गया। उसकी दूसरी जानिब तालाब नजर आ रहा था। तालाब में 2 औरतें स्नान कर रही थीं। वो बिल्कुल बेलिबास होकर तालाब में नहा रही थी। वो बैठी हुई थी और सिर्फ सीने तक नजर आ रही थी। वो बार बार चल्लू में पानी भरकर हाथ ऊंचा करती और पानी अपने सर पर डाल देती। वो कुछ बोल भी रही थी, जाहिर है कोई अश्लोक ही बोल रही थी। 6-7 बार ऐसा करने के बाद दोनों औरतें तालाब में खड़ी हो गईं। पानी उनके घुटनों तक था। वो बिल्कुल अरियां थी। इमरान को हया आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। साधु उसी तरफ मुड़ी के सामने बैठा आंखें बंद किए श्लोक पढ़ रहा था। फिर उसने आंखें खोल दी और एकदम उठ खड़ा हुआ। इमरान भी मसलहतन हिकमत अमली से काम लेते हुए उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ बांधकर बड़े अदब और एहतराम से साधु की तरफ देखने लगा। साधु ने जे काली जे का नारा लगाया और वापस जाने को मुड़ा। उसकी निगाह इमरान पर पड़ गई जो हाथ बांधे बड़े एहतराम के साथ खड़ा था। साधु 2-3 कदम चलकर इमरान के पास आ गया। उसने अपना हाथ इमरान के कंधे पर रखकर कहा, बालिक, हम तेरे शरदा से बड़े खुश हुए हैं, पुरसुन हुए हैं। हम आजकल चंदनपुर के बेरों जी की गप्पा में होते हैं। हमारे पास आना, हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। जय हो काली माता की। और साधु पलटकर चलता हुआ चबूतरे से उतरकर जंगल की तरफ चल दिया। इमरान ने दिल में कहा, शुक्र है ये बला भी टली, और चबूतरे की मंडीर पर बैठ गया। उसने नीचे तालाब पर निगाह डाली। दोनों औरतें स्नान करने के बाद वहां से जा चुकी थीं। इतने में उसे दरख्तों में से दलारी अपनी तरफ आती नजर आई। उसे देखकर इमरान चबूतरे से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। करीब आकर दलारी ने पूछा, तुम बैठे बैठे बोर तो नहीं हो गए थे? इमरान बोला, जाहिर है तुम्हारे बगैर मुझे बोर ही होना था। जब तुम मेरे करीब होती हो तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होता। दलारी मुस्कुराने लगी, तुम बिल्कुल मर्दों की तरह बातें करने लगे हो। ये बड़ा अच्छा शुगुन है। चलो वापस चलते हैं, मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली है। दोनों चबूतरे से उतरकर तालाब की दूसरी जानिब से होते हुए अपनी जीप में आकर बैठ गए और जीप वापस रवाना हो गई। ये लोग चंदनपुर वाले बंगले में पहुंचे तो नौकर ने बताया कि लाला जी नाश्ता करके कलकत्ते चले गए हैं और कह गए हैं कि दोपहर के खाने पर उनका इंतजार ना किया जाए, वो शाम को आएंगे। दोपहर का खाना दलारी और इमरान ने इकट्ठे खाया। इसके बाद दलारी अपने बेडरूम में जाकर सो गई। उसे दिन के वक्त देर तक सोना पड़ता था क्योंकि रात को लाला जी उसे देर तक जगाकर बातें करते थे। इमरान अपने छोटे से बेडरूम में आकर लेट गया। उसका जहन बड़ी सरगर्मी से अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। एक तरीका वारदात उसने चुन लिया था, मगर इसमें उसे कामयाबी के इम्कानात 20% नजर आते थे। लेकिन उसने भी फैसला कर रखा था कि चाहे उसे आतश फिशां के दहाने से छलांग लगानी पड़े, वो अग्नि मिसाइलों के जखीरे को तबाह करके रहेगा। सूरज गरूब हो रहा था। शाम की आमद थी कि दलारी उसके कमरे में आ गई। वो नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। कहने लगी, तुम यहाँ अकेले क्यों लेटे हुए हो? मेरे साथ आओ, बरामदे में बैठकर चाय पीते हैं, बादल आए हुए हैं। इमरान दलारी के साथ बरामदे में आ गया। आसमान पर स्याह बादल छा रहे थे जिनकी वजह से शाम से पहले अंधेरा सा हो रहा था। बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। नौकर चाय ले आया। दलारी चाय बनाने लगी। उसने इमरान की तरफ निगाह उठाकर देखा और बोली, मैं देख रही हूं कि तुम किसी गहरी सोच में डूबे रहते हो। क्या बात है?
यहाँ तो तुम्हें पुलिस का भी कोई खतरा नहीं है, कोई सिपाही तुम्हारे वारंट लेकर यहाँ नहीं आएगा, फिर तुम क्या सोचते रहते हो? क्या घर के लोग याद आ रहे हैं? इमरान बोला, बस यही समझ लो। दलारी बोली, क्या कोई गुण सुंदरी याद आ रही है? इमरान हंस पड़ा, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई गुण सुंदरी याद नहीं आ सकती, और फिर मेरी कोई गुण सुंदरी है भी नहीं। दलारी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम नौजवान हो, खुश शक्ल हो, कोई ना कोई लड़की जरूर तुमसे मोहब्बत करती होगी। इमरान ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, कॉलेज के जमाने में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर वो अपने माँ बाप के साथ साउथ अफ्रीका चली गई थी, जहाँ उसके बाप को एक सरकारी ठेका मिल गया था। बस इसके बाद मोहब्बत भी खत्म हो गई। दलारी कहने लगी, जो मोहब्बत खत्म हो गई वो फिर मोहब्बत तो ना हुई ना? इमरान बोला, वक्त के साथ बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दलारी ने कहा, मैं ये बात नहीं मानती। मिसाल के तौर पर तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छे लगे थे, तुम कह सकते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अब अगर तुम मुझसे जुदा भी हो जाओ तो मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। इमरान ने यूं ही अपनी एक फर्जी मोहब्बत का किस्सा उसे सुना दिया था। उसे ये मौजू पसंद ही नहीं था, मगर दलारी इस मौजू पर उससे बात करना चाहती थी। आखिर उसने मौजू बदलने की कोशिश करते हुए पूछा, लाला जी अभी तक नहीं आए? दलारी ने बेजार होकर कहा, आ जाएंगे मुझे तंग करने, मगर मैं क्या करूं, मेरे अखराजात इतने बढ़ चुके हैं और मेरा इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। रात के 9 बजे के करीब लाला टेकम चंद भी आ गए। वो दलारी के वास्ते कलकत्ते के किसी मशहूर स्टोर से रेशमी साड़ियां वगैरह खरीद कर लाए थे। दलारी साड़ियां देखकर बड़ी खुश हुई। औरत कितनी ही सादा मिजाज और आला दिमाग की क्यों ना हो, खूबसूरत कीमती लिबास उसकी कमजोरी होती है। रात का खाना खाने बैठे तो इमरान ने बड़े तरीके से अग्नि मिसाइलों का जिक्र छेड़ दिया और कहा, इस बार पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। भारत के अग्नि मिसाइलों का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। लाला जी ने शराब के 2 गिलास चढ़ा रखे थे। वो ये भूल गए थे कि उन्हें यह बात किसी तीसरे शख्स के आगे नहीं करनी चाहिए। शराब ने उनकी अकल पर पर्दा डाल रखा था। कहने लगे, पाकिस्तान 1000 बरस भी लगा रहे तो हमारे अग्नि मिसाइल का तोड़ नहीं बना सकता। इमरान ने जब देखा कि लाला जी नशे में हैं और बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं तो उसने कहा, लेकिन सुना है कि पाकिस्तान ने गोरी मिसाइल बना लिया है जो अग्नि मिसाइल से 10 कदम आगे है, और पाकिस्तान के पास जितने गोरी मिसाइल इस वक्त हैं उसके मुकाबले में हमारे पास अग्नि मिसाइल बहुत थोड़े हैं। लाला जी ने शराब का तीसरा गिलास चढ़ाते हुए कहा, कुछ रोज ठहर जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे पास अग्नि मिसाइल कितने हैं, तुम गिन ना सकोगे। मैंने इन अग्नि मिसाइल को स्टोर करने के लिए इतना बड़ा गोदाम बनाया है कि तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। इसके फौरन बाद शायद लाला जी को एहसास हो गया कि वो एक ऐसी बात कर गए हैं कि जो उन्हें किसी गैर शख्स के सामने नहीं करनी चाहिए थी। चुनांचे इसके बाद इमरान की 1000 कोशिश के बावजूद लाला टेकम चंद फौजी ठेकेदार ने इस मौजू पर कोई बात ना की, सिर्फ कलकत्ते की फिल्म एक्ट्रेसों के बारे में ही बातें करते रहे। खाने के बाद इमरान अपने कमरे में आ गया। लाला जी की जुबानी उसे सिर्फ इतनी खबर मिल गई थी कि अग्नि मिसाइलों के चंदनपुर के गोदाम में लाए जाने में अभी मजीद कुछ दिन बाकी हैं। दलारी लाला जी के पास ही रही। रात गुजर गई। अगले रोज सुबह सुबह दलारी ने इमरान के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। इमरान जाग रहा था। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने दलारी खड़ी थी। उसके हाथ में चाय की प्याली थी। कहने लगी, तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुए? इमरान ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, नहीं, आ जाओ। दलारी ने जिस अंदाज में बेडरूम के दरवाजे में से झांक कर बाहर देखा और फिर दरवाजा बंद किया, इससे इमरान ने अंदाजा लगा लिया कि वो उससे कोई खास राज की बात करने आई है। अब इमरान इंतजार करने लगा कि वो राज की बात क्या है। दलारी ने प्याली में से चाय का आखिरी घूंट पीने के बाद प्याली मेज पर रख दी और इमरान के सामने सोफे पर बैठते हुए बड़े राजदाना अंदाज में बोली, जो बात मैं तुमसे करने आई हूँ, मेरी जगह अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो ये बात कभी ना करती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर तुमसे ये बात करने आ गई हूँ। इमरान ने पूछा, खैरियत तो है, आखिर क्या बात है? दलारी बोली, कश्मीर पर भारतीय फौज जो जुल्म डाल रही है और जिस तरह से मजलूम कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है, और वहाँ मासूम कश्मीरी औरतों के साथ भारतीय फौजी जो दरिंदगी कर रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इस पर मेरा दिल भी कभी कभी उदास हो जाता है। मैं जानती हूँ इमरान कि तुम भारतीय मुसलमान शहरी हो और कश्मीर की जंग से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उसका जिक्र मैं तुमसे जरूर करना चाहती हूँ, इस ख्याल से कि मुसलमान होने के नाते शायद तुम कुछ कर सको। इमरान की अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि दलारी क्या कहना चाहती है। ऐसी कौन सी अहम बात है जिसका उसे इल्म हुआ है और जिसको बताने वो मुंह अंधेरे बेड टी पीते हुए उसके बेडरूम में आ गई है। उसने कहा, आखिर वो क्या बात है जिसका तुम्हें इल्म हुआ है? दलारी कहने लगी, ये बात तुम्हारे इल्म में है और मैंने ही तुम्हें बताई हुई है। यहाँ चंदनपुर में लाला जी भारतीय फौज की अग्नि मिसाइलों को स्टोर करने के वास्ते एक बहुत बड़ा गोदाम बना रहे हैं जो बन भी चुका है। अभी मिसाइलों का जखीरा गोदाम में नहीं पहुंचा, मगर इंडियन आर्मी का एक फौजी दस्ता पहले से चंदनपुर पहुंच चुका है। इमरान ने कहा, फिर मिसाइलों का जिक्र सुनकर इमरान के जहन में तजस्सुस पैदा हो जाना एक कुदरती अमर था।
वो बड़ी जल्दी मालूम करना चाहता था कि दलारी इस सिलसिले में क्या इंकशाफ करने वाली है। दलारी ने कहा, रात मुझे लाला जी ने बताया है कि ये फौजी दस्ता कारगिल के महाज से यहाँ तैनात हुआ है और अपने साथ 2 कश्मीरी मुजाहिद पकड़ कर लाया है, जिनसे यहाँ भारत की FBI और स्पेशल इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी पूछगछ करेंगे। इन्हें वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और इसके बाद इन्हें गोली मार दी जाएगी। मैं ये सब कुछ तुम्हें बताने इसलिए आ गई हूँ कि एक तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम मुसलमान हो, कश्मीरी मुजाहिद भी मुसलमान हैं। लाला जी ने मुझे बताया है कि दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन बड़े खूबसूरत नौजवान हैं और भारतीय फौजी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें हुक्म मिला है कि पूछगछ के दौरान मुजाहिद कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन उन्हें बाद में गोली मार दी जाए। इमरान ने पूछा, फिर तुम क्या चाहती हो? दलारी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मुसलमान मुजाहिद भाइयों को मौत के मुंह से निकाल कर किसी तरफ भगा दो। ये काम मैं नहीं कर सकती, कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकती थी। इमरान ने कहा, लेकिन मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं कि फौज ने उन्हें किस जगह कैद किया हुआ है। इमरान ने कश्मीरी मुजाहिदीन को फरार कराने का उसी वक्त फैसला कर लिया था। अब वो ये मालूम करना चाहता था कि उन्हें फौज ने किस जगह कैद में रखा हुआ है। उसे यकीन था कि अगर दलारी उसके लिए ये मिशन ले आई है तो उसने लाला जी से ये जरूर मालूम कर लिया होगा कि मुजाहिदीन किस जगह बंद हैं और वहां सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। इमरान का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दलारी ने सब कुछ मालूम कर लिया हुआ था। कहने लगी, चंदनपुर में जहाँ लाला जी ने अग्नि मिसाइलों का स्टोर तामीर किया है, वहाँ बीरों जी की गप्पा करीब ही है। लाला जी से मैंने मालूम किया है कि दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन को बीरों जी की गप्पा के पीछे एक टीले की कुदरती गार में हथकड़ियां बेड़ियां डालकर बंद किया हुआ है और बाहर 2 फौजी हर वक्त पहरे पर मौजूद रहते हैं। यहाँ उन्हें इसलिए रखा गया है कि वो उन्हें गोदाम में नहीं रख सकते थे, क्योंकि गोदाम खाली है और बहुत बड़ा है। हमारे फौजी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उनसे पूछगछ शुरू हो चुकी होगी। मुझे उन पर बड़ा तरस आता है। लाला जी कह रहे थे कि दोनों कश्मीरी बिल्कुल लड़के से हैं, क्या किसी तरह तुम इन्हें बचा सकते हो? इमरान बोला, दलारी जी, मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूँ? वहाँ फौज का पहरा लगा है, फौज के पास हर किस्म का असलिहा है। मेरे पास तरकारी बनाने वाला चाकू भी नहीं है। अगर मैं पकड़ा गया तो फौजी मुझे वहीं गोली मार देंगे। मैं ये खतरा कैसे मोल ले सकता हूँ? दलारी उदास हो गई, कहने लगी, हाँ ये बात तो है। फिर बोली, लाला जी ने यहाँ एक भरा हुआ रिवॉल्वर रखा हुआ है, मैं वो रिवॉल्वर तुम्हें ला दूंगी, क्या फिर तुम ये काम कर सकोगे? तुम्हारे पास रिवॉल्वर होगा तो तुम अपना बचाव भी कर सकोगे।